Hello students, welcome back once again in this YouTube channel for online classes for chemistry. I am Tirthpal. Today we'll discuss another very important topic, the Heisenberg uncertainty principle. तो आइए आज Heisenberg uncertainty principle को स्टडी करते हैं. इसके बाद इस प्रिंसिपल में कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस Heisenberg uncertainty principle, एंड उसके बाद इसके ऊपर कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम बारी बारी स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या. तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से. अगर हम बात करें इसकी स्टेटमेंट की, तो इसकी स्टेटमेंट होती है इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम of a microscopic moving particle simultaneously with accuracy. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम, जैसे अभी लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया होगा कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स क्या हैं, तो मॉडल्स के अंदर हमने ये देखा था कि एक एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं. एक एटम बहुत छोटा होता है साइज में, 10⁻⁻10 की ऑर्डर का होता है. उसके अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस का ऑर्डर 10⁻15 मीटर तक होता है. अब उस न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं. ठीक है, और न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस के बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, यानी पार्टिकल जिनका साइज बहुत कम होता है, जिन पार्टिकल का साइज बहुत कम होता है तो उनकी पोजीशन और उनकी मोमेंटम तो एक साथ डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल होता है. ये किसने बताया? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में. अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि अनिश्चितता, मतलब कोई चीज बिल्कुल फिक्स ना हो, यानी मोमेंटम और पोजीशन को हम एक साथ डिटरमाइन ना कर पाए, वही क्या कहलाता है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम. ठीक है, तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की. लेकिन जब हम इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो एक फॉर्मूला बन जाता है. क्या बन जाता है उसे हम स्टडी करेंगे. हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इसके एक दूसरी स्टेटमेंट बन जाते हैं जिसकी हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी बोलते हैं. वो क्या होती है? द प्रोडक्ट ऑफ uncertainty in position and momentum and uncertainty in momentum is constant and is greater than h/4. दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट. मतलब जिस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हम पोजीशन और जिस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हम मोमेंटम लेते हैं, कौन सी? अनसर्टेनिटी लेते हैं इन वैल्यूज की, वो उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा h/4 से बड़ी होगी, ज्यादा होगी. कैसे देखते हैं इसको. बात करते हैं हम अनसर्टेनिटी की. देखो अनसर्टेनिटी होता क्या है. मान लो ये कोई भी एक एरिया है या एक कोई भी स्पेस है, इसमें कोई पार्टिकल फिलहाल यहाँ पे है, लेकिन जब हम उसको मेजर कर रहे हैं तो मान लो उसकी पोजीशन यहाँ हो गई, राइट. चेंज इन द पोजीशन, मतलब इनकी पोजीशन में जो चेंज आया उसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी. हमने इसकी मान लो मोमेंटम कैलकुलेट की p, थोड़ी देर के बाद उसकी मोमेंटम कैलकुलेट की गई p1, तो चेंजेस कितने आए? p से p1. इसका मतलब जो चेंज आए उसको हम इसके डिनोट करते हैं डेल्टा से. ठीक है, इसका मतलब जिस वैल्यू के सामने डेल्टा लिख दिया, इसका मतलब दैट इज द चेंज इन दैट वैल्यू, दैट मे बी द पोजीशन, दैट मे बी द मोमेंटम. सो जब हम अनसर्टेनिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो अनसर्टेनिटी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखिए. लेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन की वैल्यू को हम पुट करते हैं x से, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हुआ? डेल्टा x. सिमिलरली uncertainty in momentum
मोमेंटम भी अपने आप में p से डिनोट किया जाता है और डेल्टा p इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मोमेंटम। इन दोनों का प्रोडक्ट लिखता हूं मैं, डेल्टा x डेल्टा p इज ग्रेटर देन h अपॉन 4। यहाँ जो h है ये अपने आप में प्लैंक्स कांस्टेंट है, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 अपने आप में कांस्टेंट है और पाई अपने आप में कांस्टेंट। इसका मतलब ये राइट साइड कांस्टेंट है, तो ये मैंने क्या लिखा है अभी ऊपर, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज कांस्टेंट एंड इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और भी एवरेट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ स्टेट लिखा हुआ है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी पार्टिकल जिसमें जितना मास है वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मूविंग पार्टिकल के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं हम सारा कैलकुलेशन किसके लिए कर पाएंगे? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सिर्फ और सिर्फ मूविंग पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो P इज इक्वल टू आ गया m इंटू बी। और अगर हम बात करें अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो मास तो हमेशा डेफिनेट रहता है, अनसर्टेनिटी किस में होगा? वेलोसिटी में। तो P इज इक्वल टू mv, P के सामने हमने लिख दिया अनसर्टेनिटी, देन इट इज द मास एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया? डेल्टा x m डेल्टा v h अपॉन 4 पाई डेल्टा x डेल्टा v h अपॉन 4। This is the simplified formula for the Heisenberg uncertainty principle. This is Heisenberg uncertainty principle. एक बार फिर देख लीजिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या? जब भी कोई माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल मूव करता है, उस समय उसकी पोजीशन और उसकी जो भी मोमेंटम है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, उनकी अनसर्टेनिटी की वैल्यूज का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा और h अपॉन 4 पाई के बराबर होगा। यहाँ पर एक m और लिखते हैं साथ में, डेल्टा x डेल्टा v और m राइट साइड में जाके 4 पाई। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, गिव द स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये आप देख सकते हैं आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको स्टडी करते हैं। देखिए कैसे। सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हमें सिग्निफिकेंस पढ़ने, राइट। सिग्निफिकेंस के मतलब क्या होते हैं? देखो, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि किसी स्टेटमेंट, किसी लॉ या किसी प्रिंसिपल का किन चीज़ों में हम अप्लीकेबल उसको समझ पाते हैं, या हमारी डेली लाइफ में, या हमारी ह्यूमन लाइफ में, या हमारे किसी भी फंक्शन में, या डेली रूटीन के किसी काम में उसका क्या योगदान है, उन्हें हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस। या किसी भी केमिस्ट्री या फिजिक्स के किसी भी दूसरे प्रिंसिपल को समझने में उस एक प्रिंसिपल का क्या योगदान है, उसे हम बोलते हैं उसका सिग्निफिकेंस। तो इसके सिग्निफिकेंस की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 एग्जाम्पल लेकर चलते हैं जिनसे हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली ये है क्या, राइट। तो एक तो मैं लेता हूँ इधर केस नंबर 1, इधर लेता हूँ केस नंबर 2। हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करना है किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक का मतलब है एक ऐसा पार्टिकल जिसका साइज क्या हो, बहुत नैरो हो, बहुत छोटा हो, माइक्रो लेवल। दूसरा, फॉर ए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रो का मतलब जिसका साइज बड़ा हो, जो हमें आसानी से दिखाई दे। माइक्रो हमें आसानी से आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन मैक्रो पार्टिकल्स हमें आसानी से आंखों से दिखाई दे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेता हूं मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं एक बॉल ले लेते हैं। बॉल भी कौन सा, मान लो टेनिस बॉल ले लिया हम।
देखो हमें करना क्या है, हमें अप्लाई करना है इन दोनों की मूविंग पार्टिकल मान लेंगे हम इन दोनों को, और इन पे हमें अप्लाई करना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो रिजल्ट्स आएंगे वही प्रूव कर देंगे इसके सिग्निफिकेंस को। ठीक है, कैसे, पहले इसको स्टडी करते हैं हम। एक इलेक्ट्रॉन है क्या? एक इलेक्ट्रॉन की अगर मास की बात की जाए तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं 9.1 को थोड़ी देर के लिए 10 मान लेता हूँ, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? लगभग 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इस 10 को यहाँ से हटा देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ गई लगभग कितनी आ गई? 10⁻³ किलो। तो मास आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या? देखो पोजीशंस होती क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पूरा लिख देते हैं। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। देखो अनसर्टेनिटी पोजीशन का मतलब है क्या? एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक एटम के अंदर। पर हमने ये लास्ट क्लासेस में स्टडी किया ही था कि एक एटम जो है उसका साइज कितना होता है? 10⁻10 मीटर तक, राइट। इसका मतलब जो भी ये इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ कहाँ मूव कर पाएगा? सिर्फ और सिर्फ इसी दायरे के अंदर। तो इसी अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस कितना हो गया? 10⁻10 मीटर। तो हमारे पास अनसर्टेनिटी इन कितना मास, तो हमारे पास ये है ही, पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी आ गई। अब हमें क्या निकालना है? इसके ऊपर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करना है। डेल्टा एक्स डेल्टा वी H/4πm। ठीक है, डेल्टा एक्स इसकी वैल्यू कितनी है भाई? 10⁻10। डेल्टा वी कैलकुलेट करना है, H कितना होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 10⁻34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाय 4। पाई कितना होता है? 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 10⁻। तो यहाँ से डेल्टा वी कितना आ गया भाई? डेल्टा वी आ गया 6.6 10⁻34 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 10⁻30 और ये 10 आ गया -10। देखिए इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4 इंटू 3 कितना हुआ? 12। 6.6 डिवाइडेड बाई 12 पॉइंट समथिंग, तो ये जो कांस्टेंट है ये कितना आ गया? लगभग 0.5। ठीक है, 10⁻30 10⁻10 टोटल हो गया 10⁻40। -40 जो ऊपर जाएगा 10⁻+40 10⁻+40 10⁻13 4, तो ये कितना आ गया? 10⁻6। और जो वेलोसिटी है मीटर पर। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई है वेलोसिटी की, किसके अंदर? एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो वैल्यू कितनी आई है? 0.5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, जिसको आसानी से क्या किया जा सकता है भाई? कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका मतलब ये वैल्यू अपने आप में रिजल्ट्स हैं जो हमारे सामने आ सकते हैं और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ बात करते हैं टेनिस बॉल के लिए। एक टेनिस बॉल का मास लगभग कितना होता है भाई? 100 ग्राम होता है। अगर हम इसको किलोग्राम में लिखना चाहें तो इसको कितना किलोग्राम लिख सकते हैं? 10⁻1 किलोग्राम। ठीक है, बात करें इसके पोजीशन की, राइट। जो एक टेनिस बॉल है उसकी पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी भाई? एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो अनसर्टेनिटी थी वो कितनी थी? 10⁻10। एक टेनिस बॉल का मास हो गया 10⁻1 किलोग्राम, और हम मान लेते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी हमने वही बहुत कम मानी है 10⁻10 मीटर। तो अगर इसके ऊपर हम अप्लाई करें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो वो क्या कहता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू H/4 पाई इंटू में m।
डेल्टा एक्स कितना है यहाँ पर 10⁻⁻10, डेल्टा वी हमें कैलकुलेट करना है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, 4 इंटू 3.14, मास कितना है इसका 10⁻⁻1। तो यहाँ से डेल्टा वी कितना आ गया भाई 6.6 इंटू 10⁻34, 4 इंटू 3.14, 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। 6.6 को डिवाइड करते हैं इन दोनों टर्म से तो ये लगभग कितना आ जाता है वही 0.5। 10⁻34, 10⁻11 जब ये ऊपर जाएंगे कितने हो गए 10⁻11 जब ऊपर जाएगा तो कितने हो गए 10⁻23 मीटर पर सेकंड। अब एक बार ध्यान दीजिए इस बात पे, इस वैल्यू को कैलकुलेट करना आसान है या इस वैल्यू को कैलकुलेट करना आसान है? ये बहुत ही स्मॉल टर्म है, इसका मतलब ये एक क्या है, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते या इसको डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पार्टिकल जिसका साइज और जिसका मास बहुत कम है, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए तो हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या आती है, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी क्या आती है, हम कैलकुलेट करने लायक समझ पाते हैं या इतनी वैल्यू रखता है। लेकिन जो पार्टिकल साइज में काफी बड़े होते हैं, उन पार्टिकल्स की जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आती है वो बहुत कम होती है, जिसको डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल या इम्पॉसिबल होता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें समझ में ये आता है क्या, द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैव सिग्निफिकेंस फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। क्या समझ में आता है हमें समझ में ये आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैव सिग्निफिकेंस फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए अपने एप्लीकेबल लगता है भाई, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। दूसरा, इसको अगर इस टर्म में हम कहें तो ये हमारी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं और ये डेली लाइफ में हम इस्तेमाल नहीं करते। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारी डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैज नो सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ। तो इसमें इसके सिग्निफिकेंस में यही दो बातें सीखनी थी हमें। पहली बात तो ये समझ में आई हमें, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैव सिग्निफिकेंस फॉर ओनली माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड डज नॉट हैव द सिग्निफिकेंस फॉर द मूविंग टेनिस बॉल, मूविंग क्रिकेट बॉल। राइट, टेनिस बॉल क्रिकेट बॉल को हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैज नो सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ। राइट, तो सिग्निफिकेंस के मामले में सिर्फ इतना ही हमें समझना था। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो आपके स्कूल लेवल में काम आता है। आप अगर कॉलेजेस में पढ़ते हैं या कॉलेजेस में जब आप स्टडी करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स को, तो भी वो क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाने वाले। वो क्वेश्चन है, हाउ यू कैन एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिजाइड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यही क्वेश्चन को हम अभी स्टडी करते हैं कि ऐसा क्या होता है। अब हम ये पढ़ने वाले हैं व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिजाइड इन द न्यूक्लियस। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको कैसे समझते हैं आइए देखते हैं। मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जा सकता, ये हमें प्रूव करना है। हम सबसे पहले क्या मान के चलते हैं, लेट द इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन द न्यूक्लियस। हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड कर जाता है, चला जाता है। राइट, एक बार हमने मान लिया, अब हम देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। उनसे हमें समझ में आएगा कि वाकई क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला गया तो उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी होगी कि भाई एक एटम जो है
उसका जो साइज है 10⁻⁻10 मीटर का होता है, 1 एंगस्ट्रॉम का होता है। लेकिन इसके जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻15 मीटर का होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला गया तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी हुई, 10⁻15 मीटर के दायरे में ही वो घूम सकता है, इसलिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 10⁻15 मीटर। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 10⁻31 किलोग्राम, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10⁻30 किलोग्राम। ठीक है, अब हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हम यहाँ से अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, डेल्टा एक्स डेल्टा वी h अपॉन 4 पाई इंटू एम। डेल्टा एक्स कितना है अभी हमारे पास, 10⁻⁻15। डेल्टा वी हमें कैलकुलेट करना है, h प्लैंक्स कांस्टेंट 10⁻34 जूल सेकंड, 3.14। मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, 10⁻⁻30 किलोग्राम, राइट। अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा वी। यहाँ से डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आ गया h 6.6 into 10⁻34 4 3.14 10⁻30 10⁻15 जब इसके साथ जाएगा तो 10⁻15। ठीक है, अभी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तब हमने देखा था 6.6 को जब डिवाइड करते हैं 4.3.14 से इन मल्टीपल कर गए तो वैल्यू आती है लगभग 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 -30 -15 कितना हो गया, -45। और जब -45 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, भाई 10⁻45 जो ऊपर जाएगा तो 10 कितना बन गया, 11। 0.5 into 10⁻11 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी या अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। हमें पता है कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। बट this calculated uncertainty in velocity is greater than the velocity of light। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, it is impossible that the uncertainty in velocity of any of the particle can be come out to be greater than velocity of light। so we can say that, तो हमारी अजम्पशंस क्या हो गई, बिल्कुल गलत हो गई। हमने अज्यूम किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में रिजाइड करता है, बट आवर अजम्पशन इज टोटली रॉन्ग। सो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिजाइड इन द न्यूक्लियस। ऐसा क्यों, क्योंकि अनसर्टेनिटी कभी भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा आ ही नहीं सकती, इसलिए हम कहेंगे सो द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिजाइड इन द न्यूक्लियस। जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये स्कूल में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 11th क्लास के लिए भी, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस पे जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन जब कुछ स्टूडेंट्स कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो कॉलेजेस में भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने सीखा है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या, इसके बाद व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द 11th क्लास इन दिस चैप्टर, व्हाई द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिजाइड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस आसानी से मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।